नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोकसभा महासंग्राम 2024 में कांग्रेस पार्टी और आला कमान प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाले नारे को रोकने के लिए देश भर में जमीन तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सबसे पहले कांग्रेस के आला कमान प्रदेश प्रभारी रंधावा, गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली के सहारे राजस्थान में 25 सीटों पर फतेह करने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद इससे अलग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में प्रवेश कर चुकी है। वहीं पायलट और गहलोत एक सुर में राजस्थान के मुखिया भजन लाल पर जमकर बरस रहे हैं और सीएम के पूर्वी राजस्थान के दौरे को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब मुखर होकर न्याय यात्रा के जरिए भजन लाल सरकार को कोस रही है। इन तस्वीरों के अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजन सरकार पर सवालिया निशान भी लगा दिया और कहा कि ईआरसीपी समझौता सिर्फ काल्पनिक है। जो समझौता ईआरसीपी पर हुआ है वो प्रदेश की जनता को बताएं और दिखाएं। वहीं अब देखना होगा कि क्या न्याय यात्रा के जरिए राहुल की सेना मोदी के 400 पार वाले मिशन को रोक सकती है और राजस्थान में मिशन 25 पर कांग्रेस कैसे फतेह करेगी। अरे पहले वो एमओयू तो दिखा दो हमारे को, जो एमओयू साइन किया है। कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है, जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मैं इतना ही चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी हमको उपलब्ध किया जाए। अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है, धन्यवाद की, स्वागत की, लेकिन जनता बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज होगी चर्चा। मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में प्रवेश करेगी। पूर्वी राजस्थान के 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का निशाना रहेगा। कितनी असरदार होगी ये यात्रा कांग्रेस के लिए? देखिए प्रियंका, लगातार राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपनी पूरी शक्ति, ताकत और शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आज राहुल गांधी की जो है वो यात्रा धौलपुर में प्रवेश कर चुकी है और इसी यात्रा के जरिए जो है वो राहुल गांधी जो है वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे कुछ याद आता है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं। देखिए अब राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पर किस तरीके से धौलपुर की जमीन से ललकार कर रहे हैं, राजस्थान की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए कि इस वक्त जो है वो पूरा कांग्रेस का कुनबा जो है वो एक बैनर तले आने का प्रयास कर रहा है प्रियंका। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँचे हैं और अशोक गहलोत भी जो है वो जयपुर से जो है वो धौलपुर पहुँचे। देखिए दोनों नेताओं ने एक स्वर में, एक लय में जो है वो भजन सरकार को आड़े हाथ लिया और सबसे खास बात कि यहां पर सचिन पायलट ने जिस तरीके से पूर्व में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो राम को भी काल्पनिक बता रही थी, राम सेतु को भी काल्पनिक बता रही थी और जब पुलवामा अटैक हुआ उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े किए थे और जब मोदी के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक हुआ था तब भी लगातार कांग्रेस जो है वो सबूत मांग रही थी। एक बार फिर से वही सबूतों का सिलसिला राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ये जिन्न निकलता हुआ नजर आया और सचिन पायलट ने जो है वो सीएम मुखिया पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि ईआरसीपी का अगर समझौता मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हुआ है तो वो उस एमओयू को दिखाएं कि कितने पानी पर जो है वो एमओयू हुआ है, कितना लीटर पानी राजस्थान को मिलेगा, इससे कितने जिले प्रभावित होंगे। राजस्थान की जनता को वो एमओयू दिखाया जाए, बताया जाए। अब देखिए यहां पर किस तरीके से सचिन पायलट ने टर्निंग पॉइंट लिया है। ये बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने ये जो सचिन पायलट का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट अब धौलपुर पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए न्याय हो पाएगा?
देखिए प्रियंका, बात न्याय की नहीं है, बात है इस वक्त की शक्ति प्रदर्शन की। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ एक मुद्दा था, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। अब देखिए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अगर युवा अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे की वजह से, वो है सचिन पायलट। अब आप देखिए अभिमन्यु पुनिया की बात कर लीजिए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप अभिषेक चौधरी जो झोटवाड़ा से प्रत्याशी रह चुके हैं, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की बात कर लो, या फिर अभी हाल ही में जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए निर्मल चौधरी। ये एक युवा संगठन, देखिए आप धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक युवा संगठन का एक कैडर तैयार किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये कैडर जो है वो सचिन पायलट के नेतृत्व में, देखिए अभी हाल फिलहाल जो है वो दूर की दृष्टि तक या दूर तक मिसाइल अगर कोई मार कर सकती है राजस्थान में 25 सीटों पर, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। अब धीरे धीरे कहते थे कि सियासत के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो जादूगर वाली जो बात है वो प्रियंका धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ऐसी कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही है। सुरेंद्र जी, आप बार बार ये जो जिक्र कर रहे हैं सचिन पायलट का, क्या ये मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है? देखिए चंदा, ये राजनीतिक में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, उपापोह की स्थिति यहां पर बनती है। देखिए यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आला कमान भी अच्छे से समझ चुका है, और उसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी रंधावा भी अच्छे से समझ चुके हैं, टीकाराम जूली भी अच्छे से समझ चुके हैं। यानी कि राजस्थान कांग्रेस का वो कार्यकर्ता या वो पदाधिकारी अच्छे से समझ चुका है कि सचिन पायलट ही एक ऐसा रामबाण कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी बन सकते हैं कि सचिन पायलट के दम पर जो है वो राजस्थान में अगर कांग्रेस 1-2 सीटों पर अगर विजय फतह अगर पाती है तो इसका सूत्रधार सचिन पायलट ही होगा। देखिए आज की तारीख में युवा जो है वो धीरे धीरे अशोक गहलोत से दूर होता जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जब जब भी राजस्थान में अपने सियासी पासे फेंके हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा भूचाल आया है। लेकिन अब कुल मिलाकर के देखिए कि युवा पीढ़ी, अब मैं विनोद जाखड़ की मैंने बात की है, अभिमन्यु पुनिया की मैंने बात की है, निर्मल चौधरी की मैंने बात की है, अभिषेक चौधरी की मैंने बात की है, तो ये एक ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छा दमखम भी रख रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा में देखिए कि अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं, यानी कि अखिलेश भी अब जो है वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए राजस्थान में अपने पांव जमाना चाहते हैं। उनको पता है कि युवाओं को साधने का एक ये बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन अब यहां पर किन मुद्दों पर बात होगी, किन विषय पर बात होगी, क्या यहां पर न्याय यात्रा को लेकर के क्या महंगाई का मुद्दा होगा, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का मुद्दा होगा, अपराध का मुद्दा होगा, तमाम मुद्दे अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी लेकर आएगी या नहीं। धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बसपा के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके पार्टी छोड़ने की बातें काफी समय से हो रही थी। इस्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आज बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उनके इस्तीफा देने के पहले ही ऐसी अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बसपा के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके पार्टी छोड़ने की बातें काफी समय से हो रही थी। इस्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आज बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उनके इस्तीफा देने के पहले ही ऐसी अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। रितेश पांडे जी के संबंध में ये विशेष उल्लेखनीय बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर देश और प्रदेश में काम किया
और विकसित भारत की संकल्पना रखी तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास, देश का चतुर्मुखी विकास जिस गति से हो रहा है और विकसित भारत के साथ चलने के लिए रितेश पांडे जी ने तय किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव के लिए बिजनौर में लोकदल ने परिवर्तन 2024 विजय संकल्प महारैली का महाउद्घोष कर दिया है, जिसमें चौधरी विजेंद्र सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुकार भरी है। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी देखी गई। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार को एक बार किसानों को लेकर सोचना चाहिए, फिर चाहे एमएसपी की बात हो या फिर विकास की। जो सब समाज आज यहाँ पर इकट्ठा है वो पूरा बिजनौर लोकसभा से आया है और सब यही चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गांवों से जो प्रधान आए हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। ऐसा पहली बार किसी महारैली में हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा प्रधान आकर पूरे गांव की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। इधर यूपी के सिद्धार्थनगर से खबर है, बताते चले कि यहां एंटी भू माफिया एक्ट के तहत प्रदेश सरकार का एक्शन लगातार जारी है और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों एकड़ सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़वाया भी जा रहा, जो जनहित के उपयोग में लाई जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी प्रकाश में आते हैं जहां स्थानीय प्रशासन की मनमानी भी देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत कपिलवस्तु में देखने को मिला, जहां प्रशासन की तरफ से बिना कोई सूचना दिए 2 लोगों का मकान ढा दिया गया। पीड़ित के अनुसार उक्त जमीन को कई वर्ष पूर्व रजिस्ट्री बैनामा के माध्यम से खरीदा गया था, जिस पर मकान बना था। खैर, पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहा है। वर्डपुर नगर पंचायत में जो है 200-250 ऐसे मकान हैं जो पोखरे के भीटे पे बने हैं, बंजर में बने हैं, गांव समाज में बने हुए हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। इस नंबर में 2268/2775 में 4 कब्जेदार हैं, जिसमें केवल 2 पर कार्रवाई हुई है, 2 को छोड़ दिया गया है। जयंती प्रसाद को छोड़ दिया गया है, असरार को छोड़ दिया गया है। क्या कारण समझते हैं? क्यों अब ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन पक्षपात कर रहा है और क्या नहीं गिराना। 1 नंबर में जो इतने मकान बने हुए हैं तो सबको ध्वस्त करना चाहिए। अगली खबर यूपी के झांसी से है, जहां रविवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि अरविंद रजक नाम का बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद नवाबाद पुलिस सर्विलांस टीम और स्वैट टीम ने एक साथ कार्रवाई करते हुए अरविंद नाम के आरोपी को घेर लिया। अरविंद ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अरविंद घायल हो गया। हालांकि घायल आरोपी का इलाज करवा के अब पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत स्वाट टीम प्रभारी और उनकी टीम तथा थाना क्षेत्र नवाबाद की टीम के द्वारा आज सुबह एक सातिर चोर के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें उसको पकड़ लिया गया था। उसने अपना नाम अरविंद रजक बताया था। अपने पत्नी के साथ पूरे घटना को अंजाम देता था। पत्नी का रोल होता था कि ये पूरी जो चोरी का सामान ले जाता था उसको बिक्री कराती थी। तो ये सभी दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे अपने सीपरी बाज़ार, कोतवाली और नवाबाद थाना क्षेत्र की 7 चोरियां इनके द्वारा कबूली गई हैं। उनका माल भी बरामद किया गया है। बरामद जो सोने चांदी के जेवर हैं उसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है तथा इनसे अवैध असलाह जो सुबह पुलिस टीम पर इनके द्वारा फायर किया गया था वो भी बरामद हुआ है। आरजीएचएस अधिकृत दवा दुकानदारों ने 27 और 28 फरवरी को अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। बता दें कि इन 2 दिनों में सरकारी दवा नहीं देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने इन दवा दुकानदारों को भुगतान नहीं होने के चलते दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता महासंघ प्रदेश सहकोषाध्यक्ष मनीष सोनी का कहना है कि आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता 2 दिन तक सांकेतिक तौर पर बंद रखेंगे, लेकिन मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में बंद का आह्वान
किया जाएगा। सर, अभी जो ये 2 दिन का हमने सांकेतिक बंद किया है 27 और 28 फरवरी को, इसमें आरजीएचएस के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको हम दवाइयाँ नहीं देंगे, क्योंकि सर हम पिछले 28 महीनों से सरकार के साथ में काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हम अनुमोदित फार्मा स्टोर हैं और सर हम पिछले शुरू के हमको 2 से 3 महीनों में तो गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार पेमेंट मिल गया था, बट अभी विगत 1 वर्ष से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो अनुबंधन की शर्तें हैं उसके हिसाब से पेमेंट किया जाए, और इसके लिए हमने 27 और 28 फरवरी को एक सांकेतिक बंद किया है। अगर गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती है और समझती है हमारी प्रॉब्लम्स को, तो हम इस बंद के बाद में कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर इधर किसान नेता रामपाल जाट ने जोधपुर के किसान भवन में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। रामपाल जाट ने कहा कि आज देश का गरीब किसान सड़कों पर है, लेकिन भारत सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। साथ ही कहा कि जब तक सरकार एमएसपी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 21 फरवरी को हम लोग ट्रैक्टरों के साथ जयपुर कूच करने वाले थे, तो मुझे मेरे साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब 11 मार्च को किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ जयपुर कूच करेंगे और उसके बाद दिल्ली भी जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। इसलिए एक यदि दूसरी बात हम कहें तो हम कहते हैं खेत को पानी, फसल को दाम। तो हर खेत को पानी मिल जाए उसके लिए सिंचाई योजना है, और वो सिंचाई योजना यदि बनती है तो श्रेष्ठ बात है। और बढ़िया बात ये 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की घोषणा की, और 2019 में जब उनकी सरकार बनी तो अच्छी बात ये रही कि उन्होंने ये जानते हुए कि राजस्थान से ज़्यादा पानी की कीमत कोई नहीं जानता। कोटा के दादावाड़ी थाना क्षेत्र के केशवपुरा मुक्ति धाम में तंत्र मंत्र का मामला सामने आया, जहां एक मृतक के शव के अंतिम संस्कार स्थल के पास शराब की बोतलें, मांस के टुकड़े, मिठाई और अन्य सामग्री बरामद की गई है। हालांकि मौके पर पहुंचे परिजनों ने इस सबको देखा तो हैरान रह गए। इस दौरान आक्रोशित परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर दादावाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की जांच में जुट गई है। केशवपुरा शमशान घाट है, यहाँ पे ये तिये के मुक्तिधाम पे तिये के बैठक में आए हुए थे क्रियाक्रम करने के लिए। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कोई तंत्र विद्या करके गया है, उसमें मालाएँ और कुछ मिठाई वगैरह रखी। अब हम कैमरे वगैरह चेक करा रहे हैं, इसमें जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के रॉयल ऑर्किड होटल में रविवार को सनातन भारत संघ के लोगो लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पधारे। कार्यक्रम में नवदेश टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ सनातन के जय का नारा बुलंद किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत भी की, जिसमें हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज शामिल हुए। इस दौरान रितेश्वर जी महाराज ने कार्यक्रम में सनातन भारत संघ के लोगों की लॉन्चिंग की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सदगुरु रितेश्वर जी ने कहा कि आज के दौर में सनातनियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बार बार सनातन को बचाने पर जोर दिया। सदगुरु के उद्बोधन के बाद कई गणमान्य लोगों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अपनी बेटियां, अपने बेटे, अपने परिवार, उनको बचाने के लिए यहां एकत्रित हैं।
मनुष्य के जीवन में एक बड़ी अहंकार का विषय होता है कि वो राष्ट्र, समाज, गरीबों इत्यादि बड़ी बड़ी चीजों की बातें करता है और उसे ये अहंकार रहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो बस जी ऐसे ही एक समाज का सेवा करने आ गया हूं, मुझे क्या जरूरत थी, हमारा तो दाल रोटी चल रहा था, यहां भिखारी कौन है। रोटी, कपड़ा और मकान इस भारतवर्ष में किसी के लिए अनुपलब्ध नहीं है। पत्रकार हो तो आरटीआई डालो, भूख से ज्यादा लोग मरते हैं या फूड पॉइजनिंग से ज्यादा लोग मरते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपको पता चलेगा खाने के बाद ज्यादा लोग मर रहे हैं, भूख से नहीं मर रहे हैं। इसलिए पहला ये जो भाव भीतर में है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं तो समाज की सेवा करूंगा, मैं तो सेठ जी हूं, मैं तो ये हूं, इसको भूल जाओ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। गुरुदेव ने इतने व्यस्ततम समय में आज हम सभी के जीवन को बचाने के लिए एक प्रकल्प की शुरुआत करने की योजना पर कार्य करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव के सानिध्य पर जयपुर यानी छोटी काशी से इस प्रकल्प की शुरुआत हो रही है। गुरुदेव ने अपने अथक प्रयासों से कल्की धाम में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर कल्की धाम की शिला की स्थापना करवाई है। उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतनी आज भागदौड़ भरी जिंदगी में वहां पर अगर 20,000 से 25,000 की संख्या में लोग पहुंचे तो वो मुझे लगता है कि गुरुदेव का ही आशीर्वाद, गुरुदेव की कार्यशैली की वजह से योजना सफल हो पाई है। सनातन तो हम सनातनी सनातन के साथ जीते और मरते हैं, और सनातनी एक ऐसा है जो मरते नहीं है। सदैव सनातनी मोक्ष की कामना करते हैं और मोक्ष के पश्चात भी हम लोग ठाकुर जी के चरणों में रहने का स्वभाव रखते हैं। सनातन महासंघ का उद्देश्य आप हम सबको पता है, क्योंकि राम राज्य स्थापित हो गया और पुनः राम जी विराजमान हो गए। महाराज जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कड़वे वचनों के माध्यम से भी सबको जगाने का निरंतर अभियान चालू रख रखा है। सुंदरकांड की एक लाइन है, वैद गुरु सचिव तीन बोले जो आस, राज धर्म तन तीन वे गई नाश। भावार्थ आप हम सब जानते हैं। किसी को डायबिटीज हो जावे और गन्ने का रस पिला दे, मीठी दवा पिला दे, तो वो ठीक होगा कि मरेगा? मरेगा। अब गन्ने का रस न पिलाते हुए करेले का रस पिलावे तो उसका उपचार होगा। ऐसे ही कड़वे वचनों की भी आवश्यकता है, जीवन में अच्छा हो, परिवर्तन हो। वृंदावन धाम से रितेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, सनातन की आप बात करते हैं, सनातन की रक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देश में ऐसा हो रहा है कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक एक ऐसा मामला हुआ है, कर्नाटक में विधानसभा में 10% कर मंदिरों की आय पे लगाने वाले थे, हालांकि पारित नहीं हुआ वो। देखिए, एक समस्या है और संपूर्ण सनातन समाज इस पर एकजुट हो रहा है कि मंदिर का काम धर्म ट्रस्टों के द्वारा, धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित हों। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और संबंधित और सरकारें बहुमत के आस्था का ख्याल रखते हुए इसको जल्द ही पारित करेंगे, और नहीं तो फिर ये समाज अपने हक को मांगेगा और ये मिल जाएगा। परंतु देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है बहुत विजनरी हैं, और वो आस्था, राजनीति, इकोनॉमी, इन सब विषयों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये कार्य जल्द होगा।
ऐसा मेरा मानना है और हम अग्रणी होकर के इसे जल्दी ही पास करवाएंगे। जी बहुत छोटा सा सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका नगरी में डुबकी लगाई है, क्या इसे एक इशारा समझे? देखिए वो बहुत आस्थावान हैं, वो नेपाल के पशुपतिनाथ जी भी जाते हैं, केदारनाथ जी भी जाते हैं। मुझे लगता है जहाँ जहाँ जाते हैं एक साधारण हिंदू परिवार का व्यक्ति जब कहीं जाता है तो अपने आस्था के केंद्र मंदिरों में उनके जहाँ मठ होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वहाँ वो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने इस विराट कर्म के बीच भी अपना जो आस्था का जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको छोड़ते नहीं। और ये भारत के नौजवानों के लिए और सो कॉल्ड जो बिज़ी लोग हैं, जो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता, उनके लिए वो एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे भारत को चलाने के बाद भी, इतने व्यस्ततम समय में भी, गहरी आस्था मेरे भीतर है, जिससे मैं ऊर्जा प्राप्त करके भारत माता के लिए कर्म कर पाता हूँ और भारत के लोगों की सेवा कर पाता हूँ। यही बात सबको सीखना होगा और इससे लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने के साथ ही भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।